हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर पवन सर GS 2020 क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरणीय भूगोल से संबंधित है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पर्यावरण में होने वाले बदलाव के विषय में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन का वनडे का एग्जाम हो, अधिकतर प्रश्न यहाँ से उठते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। बहुत से इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि वैश्विक तापमान क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ओजोन परत और प्रदूषक क्या होते हैं, और बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या होती है। वैसे तो ये सभी पॉइंट जो इस बोर्ड में लिखे हुए हैं सभी एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड हैं। तो आज हम समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैश्विक तापमान, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, ओजोन परत, जैव विविधता और प्रदूषक, ये पॉइंट हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है, ओवल शेप, कुछ ऐसी संरचना है ग्लोब की, हमारे पृथ्वी की, जो एक ओवल शेप है, गोले की आकार की है। तो इसीलिए ये ग्लोब कहा जाता है, एक प्रकार का गोले के समान है, इसलिए इसे ग्लोब कहा जाता है। तो इस पृथ्वी में देखा जाए तो यही एक ऐसा ग्रह है, यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन है, और मानव और जितने भी पृथ्वी के जीव जंतु हैं सब यहाँ पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जीवों से मनुष्य भी प्रभावित होता है, और मनुष्य के द्वारा ये छोटे छोटे या बड़े पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े सभी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो इसी के विषय में चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह है जो सौर मंडल का सदस्य है। तो सबसे पहले इतना हम जानेंगे कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, मान लेते हैं ये सूर्य है। तो सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है पृथ्वी में, ये आती है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो आकाश या वायुमंडल दिखाई देता है, इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, और इन गैसों का एक विशेष प्रकार का परत होता है, जिस परत की वजह से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे किरणें जो हैं वो प्रभावित होती हैं। क्योंकि उस वातावरण में बहुत सी ऐसी गैसें होती हैं जो ज़्यादा सघन मात्रा में होती हैं, बहुत सी गैसें हैं जिनकी सांद्रता कम होती है, घनत्व तो कम होता है। तो ये सब सूर्य से आने वाले प्रकाश को व ऊर्जा को पृथ्वी तक आने में कुछ न कुछ प्रभावित जरूर करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हम समझते हैं, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे समझ में आ रहा है, ग्लोबल समझ लीजिए, ग्लोब का इस पृथ्वी की बात की जाए। वार्मिंग माने होता है तापमान, ये ताप से है कि पृथ्वी का दिनों दिन इसका तापमान क्यों बढ़ता जा रहा है, ये क्या कारण है, कौन कौन से फैक्ट हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का दिनों दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। तापमान देखिए, गर्मी के मौसम में 50 लगभग सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, और ठंडी में कम रहता है। तो ये दिनों दिन गर्मी में जो तापमान है क्यों बढ़ता जाता है, क्या कारण है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वैश्विक तापमान
का मतलब यही होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। वैश्विक तापमान का सीधा अर्थ होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। इसी का अर्थ होता है वैश्विक तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। अब किन कारणों से बढ़ता है ये हम चर्चा करते हैं, क्या कारण है। सबसे पहली बात तो ये कि सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, जो तापमान है, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है जिससे पूरे ब्रह्मांड को, पूरे इस सौर मंडल के सभी ग्रहों को ऊर्जा प्राप्त होती है, तापमान प्राप्त होता है। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, अभी हम आपको बताएं, यहाँ पर विशेष प्रकार की परत होती हैं, गैसों की परत, जिससे पार करके सूर्य की रोशनी यह पृथ्वी तक पहुंचती है। तो पृथ्वी तक तो सूर्य की रोशनी आ जाती है, तापमान भी आ जाता है, लेकिन ये तापमान वापस नहीं जा पाता किसी कारणवश। किसी कारणवश क्या है, यहाँ पर जो एक परत होती है, एक विशेष प्रकार की परत होती है ओजोन परत। ओजोन परत, ये परत पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो वायुमंडल होता है उसी में पाई जाती है। तो ओजोन परत एक प्रकार के गैसों का समूह है। इस ओजोन परत में O3 गैसों का संगठन होता है। ये गैसों एक प्रकार का अम्ब्रेला का काम करता है, छाता का काम करता है। तो जो सूर्य से आने वाली रोशनी है, जब ताप है, पृथ्वी तक तो आ जाता है, लेकिन फिर ये ताप वापस नहीं जा पाता और ये ओजोन परत जो होती है ये इसको रोक लेती है। जिस प्रकार से मान लेते हैं एक रूम है, एक कमरा है, जिसके कमरे में हम यदि किसी प्रकार की आग जलाते हैं या फिर कमरे में हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय जो उससे ऊर्जा निकलती है वो कमरे की ऊपरी छत से टकरा करके फिर वापस आ जाती है और ये कमरे से बाहर नहीं निकल पाती है। तो ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर जो भी तापमान आता है, अब इस वायुमंडल के ऊपर जो एक ओजोन परत है, उस ओजोन परत की वजह से वो तापमान बाहर नहीं निकल पाता और दिनों दिन इसका तापमान बढ़ता जाता है। इसलिए वैश्विक तापमान बढ़ता है। एक कारण तो ये हुआ कि पृथ्वी से आने वाले जो भी ताप है ओजोन परत की वजह से बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसलिए पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा, अर्थात वैश्विक तापमान बढ़ता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि हमारे पृथ्वी में मानव द्वारा बहुत से क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे ठंडी से बचने के लिए हम यहाँ ठंडी से बचने के लिए लकड़ी, कोयला जलाते हैं और उसका धुआं जो है इस वातावरण में बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी पर जितना भी हम ऊर्जा खर्च करेंगे वो ऊर्जा तो नष्ट होती नहीं है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये पृथ्वी पर जो भी क्रियाकलाप मानव द्वारा किए जाते हैं, और ये क्रियाकलापों से जो भी तापमान होता है वो पृथ्वी पर दिनों दिन बढ़ता जाता है। जैसे पृथ्वी पर ठंड से बचने के लिए विभिन्न प्रकार से तापमान का उपयोग करना, इसके अलावा पेड़ पौधों को काटना, बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग रहने के लिए आवास बनाते हैं, जंगल जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं उनको सब काटे जा रहे हैं। तो पृथ्वी का तापमान इसीलिए दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने का यही कारण है कि पृथ्वी से जो भी ऊर्जा पृथ्वी में तो आती है लेकिन यहाँ से वापस नहीं निकल पाती है, इसलिए वो दिनों दिन इसका तापमान बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण कौन सी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर गैस पूछा जाए, वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो मुख्य रूप से है CO2।
CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड साइड गैस जो है, ये गैस वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। दिनों दिन इस पृथ्वी के वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि CO2 एक ऐसी गैस है जो जीव जंतुओं द्वारा श्वसन के माध्यम से उत्सर्जित की जाती है और दिनों दिन तापमान बढ़ता जाता है। गाड़ियों से और विभिन्न प्रकार के कारखानों से और आग जलाने से, कोयला जलाने से, डीजल पेट्रोल जलाने से विभिन्न प्रकार के कार्बन संबंधित गैसें उत्सर्जित होती हैं और ये पृथ्वी से बाहरी वातावरण में नहीं जा पाती हैं। इस प्रकार से वैश्विक तापमान बढ़ता जाता है। तो आप लोग वैसे समझ गए होंगे कि वैश्विक तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। मानव द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों को काटना, कारखानों का बढ़ना और विभिन्न प्रकार के ठंडी से बचने के लिए आग जलाना, प्रदूषण फैलाना, ये सब वजह से वैश्विक ग्लोब की तापमान बढ़ता जाता है। इसी को हम वैश्विक तापमान कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो आप लोग बताएंगे CO2 गैस उत्तरदायी है। अब हम आपको ये बताते हैं वैश्विक तापमान से मानव जीवन में या पृथ्वी में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत समझने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है कि वैश्विक तापमान से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी पर प्रभाव तो जो पड़ता ही पड़ता है। पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु रहते हैं उनके जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे मानव कह ले लीजिए, गर्मी लगती है, उलझन होती है, तापमान से हमारे शरीर का तापमान गड़बड़ा जाता है, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, उपापचय क्रिया कम ज्यादा होती रहती है। तो तापमान बढ़ने से उपापचय क्रिया घटती बढ़ती है, या शारीरिक की रासायनिक क्रियाएं सब मतलब गड़बड़ा जाती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों की बात की जाए तो पेड़ हो या पौधे हों, तो ये सभी के उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, इसमें फल लगने के लिए, बीज लगने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। और जब पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है इन पेड़ पौधों का तापमान भी गड़बड़ाएगा। जब तापमान प्रतिकूल नहीं रहेगा पृथ्वी का, तो ये पेड़ पौधे, ये हमारी फसलें जो हैं, ये समय से नहीं उगेगी। आम है, फल हैं, ये जिनके लिए सबके लिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए। जब तापमान बढ़ता जाएगा तो जैसे मान लिया गेहूं की बात करते हैं, गेहूं कहते हैं अगर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो गेहूं का अंकुरण बेहतरीन होता है, अच्छे से गेहूं का उगता है और इसमें फल लगते हैं। तो जब गेहूं का उदाहरण, इसी प्रकार हर फसलें जो होती हैं उनका सबका एक निश्चित तापमान होता है, जिस तापमान से उनकी ग्रो होती है और उनमें फल लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है। तो वैश्विक तापमान से पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं का शरीर उनका प्रभावित होता है। इसलिए वैश्विक तापमान बहुत खतरनाक है और इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी ये केवल मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपने सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करता है और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के द्वारा पेड़ पौधे काटते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और इससे CO2 गैस की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जाती है और ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। और एक कारण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से, पृथ्वी का तापमान बढ़ने से एक पॉइंट तो ये हो गया, सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं का शरीर की रासायनिक क्रिया गड़बड़ा जाएंगी। ये समय पर नहीं उगेंगे क्योंकि तापमान एक निश्चित होता है इनका, और तापमान निश्चित ना होने की वजह से ये सब गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए जब फसल का उत्पादन नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाएगा, मनुष्य के अलावा सभी जीव जंतु क्या खाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पृथ्वी का जीवन जो है वो तापमान पर, पृथ्वी की सुरक्षा पर ही निर्भर है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि समझिए और इस पृथ्वी की
रक्षा करने की कोशिश करिए। जो भी हमारे उपयोग में है आवश्यकता के अनुसार उपयोग करिए और ये समझिए कि प्राकृतिक संसाधनों का किसी प्रकार का दोहन ना होने पाए। एक प्रभाव ये भी पड़ता है, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पहाड़ हैं, विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर हैं, समुद्र है। पूरे पृथ्वी पर 71% समुद्री जल है। तो आप लोग समझ रहे हैं, जो भी पहाड़े हैं उनके अंदर जो ग्लेशियर है वो तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो इसके बाद समुद्र का जल स्तर और बढ़ेगा, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और अपने आप पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए ग्लेशियर पिघलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, तापमान, वैश्विक तापमान से क्या क्या प्रभाव होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, पृथ्वी पर जो भी है सब कुछ प्रभावित हो जाता है। ग्लेशियर पिघलेंगे, सब पिघल जाएगा, पानी जो बर्फ के रूप में है वो समुद्र पहुंच जाएगा, नदियां सूखने लगेंगी और पीने योग्य पानी जो है वो नहीं बचेगा। तो ये है वैश्विक तापमान का प्रभाव। तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्न बन जाते हैं। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है वैश्विक तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं आपको वैश्विक तापमान समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। यहाँ से ये याद रखिएगा, CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी होती है। कार्बन से संबंधित जितनी भी गैसें हैं सभी इसके लिए उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं, इस पृथ्वी, दूसरा पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट वो कौन सी गैस है जिसके वजह से पृथ्वी पर पेड़ पौधे जो हैं वो प्रभावित होते हैं, उनके शरीर का रासायनिक परिवर्तन होता है। पेड़ पौधों को समय से न उगना, या फिर जो भी हम पेड़ पौधों की नर्सरी लगाते हैं उनका ठीक से न अंकुरण होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो अभी हम आपको बताएं, वैश्विक तापमान और ग्रीन हाउस प्रभाव लगभग एक जैसे। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब इस पृथ्वी के अंदर जो भी पेड़ पौधे हैं इनके शारीरिक ग्रोथ, इनके विकास में कौन उत्तरदायी, रोकने में कौन उत्तरदायी होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी CO2 गैस उत्तरदायी होती है। CO2 गैस जो है यह उत्तरदायी होती है। प्रश्न बनता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो CO2 गैस ही है। CO2 गैस गर्म गैस होती है और इस गैस से पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता है और सभी पेड़ पौधे की जो उगने का समय होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन का मतलब यही होता है जो पृथ्वी पर हरा चीज है, जो भी हरे हरे कौन है, पेड़ पौधे हैं, तो ये प्रभावित होते हैं, इनकी नर्सरी प्रभावित होती है। अगर हम किसी चीज प्लांटेशन करते हैं, धान की नर्सरी करते हैं, अगर एक निश्चित तापमान ना रहा पृथ्वी का वहां पर, तो नर्सरी अच्छे से नहीं उगेगी। तो उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट है, इसमें दिया है अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन, यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको समझना। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, एक ऐसी वर्षा, एक ऐसी इस प्रकार की वर्षा जो अम्लीय हो, जिसका pH मान 7 से कम हो। तो अम्ल वर्षा का pH मान वैसे 4.5 लगभग होता है, लगभग इससे कम ही होता है, ज्यादा नहीं। 4.5 pH मान अम्ल वर्षा का इससे कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। ये अम्ल वर्षा कहलाता है। ऐसा वर्षा, ऐसा बारिश का पानी जिसका pH मान लगभग 4.5 से बिलो हो, कम हो, अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये वर्षा अम्लीय कैसे हो जाता है, क्या कारण है। देखिए, वर्षा जो है वो बादलों से होता है। जो भी देखिए, आपको बता दें, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर अभी हम आपको बताएं विभिन्न प्रकार की परतें हैं, वायुमंडल है। तो
सबसे ऊपर हम आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक परत होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पृथ्वी के जस्ट ऊपर, पृथ्वी भूपटल से लेकर ऊपर की ओर लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल होता है, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद जो होता है वो होता है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल जो होता है, इसी में समताप मंडल में ही एक परत होती है जिसको हम O3 या फिर ओजोन परत कहते हैं। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समताप मंडल जो होता है स्ट्रेटोस्फियर, इस मंडल में तापमान सदैव समान होता है। यहीं पर ओजोन परत की एक लेयर होती है, ओजोन परत की एक लेयर होती है। हम आपको बता दें समताप मंडल जो है ओजोन परत की एक लेयर होती है। ये समताप मंडल और ये क्षोभ मंडल, तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा इसलिए किए हैं कि इसके बाद फिर मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल फिर आयन मंडल होता है, आयन मंडल अगले चैप्टर में इसकी बात करेंगे विशेष रूप से। इसके बाद बाह्य मंडल होता है, बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से सबसे नजदीक क्षोभ मंडल होता है। तो यहाँ सबसे मुख्य बात हम क्षोभ मंडल की बात बताने जा रहे हैं। क्षोभ मंडल जो होता है इसी में बादल बनते हैं, बादल का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है। बादल का निर्माण, गरजना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ऐसी जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ज्यादातर आंधी तूफान का आना, आंधी तूफान, जो भी ये भी क्रियाएं हैं, ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी तल से लगभग 18 से 20 किलोमीटर तक होता है। तो हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस क्षोभ मंडल में ही ज्यादा तक प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है। जो क्योंकि पृथ्वी में जो भी मनुष्य पाया जा, मनुष्य है पृथ्वी में, जो मानव है, ये मानव अपने सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापें पृथ्वी पर करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, धुआं है उत्सर्जित होता है। रासायनिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक धुआं, मोटर वाहनों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार के मोनोऑक्साइड या ईंट भट्ठों से निकलने वाला SO2 है, N2O है, CO है, CO2 है, CH4 है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की गैसें जो हैं, ये पूरे पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल में ही फैलती रहती हैं। वो पूरे क्षोभ मंडल के वातावरण में ये सब गैसें फैली होती हैं और उसमें ये तैरती रहती हैं, और इन्हीं गैसों से ही क्षोभ मंडल में ही बादल का निर्माण होता है। जब बादल बनते हैं तो बादल से ही तापमान बदलने की वजह से फिर बारिश होती है। तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्न बन जाते हैं, वो कौन सा मंडल है जहाँ पर बारिश होती है? तो बारिश क्षोभ मंडल से ही होती है। इसके ऊपर समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल में किसी प्रकार की बारिश नहीं होती। मतलब इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी है, ये बादल बनना, गरजना, आंधी तूफान, ये सब जितनी घटनाएं हैं इस क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ना तो समताप मंडल में ही होता है, ना तो मध्य मंडल में, ऊपर नहीं होते हैं। तो ये सब क्रियाएं यहीं पर होती हैं। अब देखिए, जब क्षोभ मंडल में बादल बने और बादल से वर्षा हुई, तो वर्षा जो होती है वहां से बादलों से जो वर्षा पानी जो होता है, वो जब नीचे आता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जब नीचे जो आता है पानी, तो रास्ते पर विभिन्न प्रकार की गैसें, इस क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें उस पानी के बूंदों से जुड़ जाती हैं। उस पानी के बूंदों से ये विभिन्न प्रकार की गैसें जो हैं वो जुड़ जाती हैं।
इससे क्या होता है, वो पानी जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। वो वर्षा का जल, वो बूंद जो है पानी की, पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और इसी प्रकार की वर्षा जब जमीन पर गिरती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इस बादल से जो भी पानी बना, ये पानी की बूंद जो है जब जमीन की ओर आती है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और रास्ते में विभिन्न प्रकार की गैसें उस पानी के बूंद के साथ जुड़ जाती हैं, और वही बूंद जब जमीन पर आता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। उसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अम्ल वर्षा क्या है। अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के गैसों के पॉल्यूशन घुल जाते हैं, ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये अम्लीय वर्षा से क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अम्लीय वर्षा मानव त्वचा में त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, क्योंकि ये अगर पानी में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, प्रदूषित गैसें, ये गैसें जब उस बूंद के साथ हमारे तन पर पड़ेंगी, हमारी त्वचा पर पड़ेंगी, तो त्वचा में स्किन संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां, खुजली है या फिर विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधित रोग होने के कारण होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम बारिश की पहली, जब बारिश होती है तो पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह होती है। इससे जुकाम हो जाएगी या फिर विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। तो ये पहली वर्षा में ज्यादा से ज्यादा इस गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए पहली वर्षा ज्यादा से ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो ये सबसे पहले बात, ये त्वचा संबंधित रोग मानव में होते हैं, और वो पानी अगर पी लिया जाए तो और नुकसानदेह है, पीने योग्य पानी उससे प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा अम्ल वर्षा से पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। पेड़ पौधों के भी अंकुरण में इनका प्रभाव होता है, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों में इनसे भी रोग लगते हैं। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सभी अम्ल वर्षा से प्रभावित होते हैं। आपके एग्जाम में, पर्यावरण के पेपर में, चाहे किसी भी पेपर में, एक प्रश्न ये भी बनता है कि अम्ल वर्षा से जो भी प्राकृतिक धरोहर है हमारे, जो भी इस ऐतिहासिक धरोहर है, बिल्डिंगे हैं, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल को आप ले लीजिए, विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक जो भी इमारतें हैं, बिल्डिंगे हैं, वो सभी अम्ल वर्षा से प्रभावित होती हैं। क्योंकि अम्ल वर्षा के साथ ये गैसें घुल करके जब इन बिल्डिंगों के ऊपर पड़ती है तो उनकी कांति जो है, उनकी चमक जो है अपने आप गायब होने लगती है, और उनकी आयु कम हो जाती है। दीवारें जो हैं वो उसकी ऊपरी चमक छूटने लगती है, दीवारें टूटने लगती हैं। तो इसलिए कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ताजमहल का बदरंग होने का क्या कारण है। तो अगर ऑप्शन में अम्ल वर्षा हो तो आप लोग बता सकते हैं, अम्ल वर्षा की वजह से विभिन्न प्रकार की इमारतों की आयु कम हो जाती है, उनकी चमक कम हो जाती है। जब इन ऐतिहासिक इमारतों की चमक, आयु कम हो जाएगी तब ये देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। जब देखने में अच्छे नहीं लगेंगे तो विदेशी पर्यटक हमारे इन ऐतिहासिक इमारतों की ओर आकर्षित नहीं होंगे। जब ये लोग नहीं आएंगे तो सरकार की आर्थिक हानि होगी। जब सरकार की आर्थिक हानि होगी तो मानव समाज का भी हानि ही होगा। तो इसलिए अम्ल वर्षा को फैलाने का अगर देखा जाए तो डायरेक्टली सही मनुष्य ही उत्तरदायी है, क्योंकि मनुष्य ही अपने सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। तो ये आप समझ लीजिए अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा आप लोग बात को भी समझ गए होंगे। ये विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। मुख्य रूप से SO2 गैस बहुत महत्वपूर्ण है अम्ल वर्षा के लिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। SO2 गैस ईंट भट्ठों से निकलती है, और मोनोऑक्साइड ये भी आपकी गाड़ियों से निकलती है। NO2 ये भी, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकलता है। CO2 को आप लोग समझ रहे हैं। और CH4 जो होता है ये भी एक प्रकार की अम्लीय वर्षा होती है।